स्टार्ट करने वाले नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। नॉमनक्लेचर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम रखना, ठीक है, उसको हम नॉमनक्लेचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन कंपाउंड्स का नाम रखेंगे। अभी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनको समझ नहीं आया कि कैसे नॉमनक्लेचर हुआ है, कैसे मैंने करा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाया था जिससे कि तुम देख सकते हो बार बार और अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बताऊँगा एकदम नॉमनक्लेचर। तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। कार्बन तो हम सभी को पता है, कार्बन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है ये मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर से एक बार सुन लो। कंपाउंड्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अलग अलग एटम्स का कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। अलग अलग एटम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, और आपस में मिलने के बाद कोई पदार्थ बनाते, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट तरीके के एटम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? ऐसे एटम का मिक्सचर जिसमें एक एटम किसका हो? कार्बन का हो, उसको हम कहेंगे कार्बन कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद हो, एक एटम कार्बन का मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स तुमको समझ आ गया। अब कार्बन के कंपाउंड्स का क्या नॉमनक्लेचर, उनका नाम रखना, उसका नाम हम कैसे रखते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में तुम्हारा आ जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम किसका नाम रखने वाले हैं, किसका नॉमेनक्लेचर होगा? हाइड्रो कंपाउंड्स का। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी हाइड्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रो कंपाउंड्स का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन एटम मिला के जो कंपाउंड्स बनाते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला CH4। CH4, तो CH4 देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को? एक C आ गया, H यहां पे हो गया, H यहां पे हो गया, H यहां पे हो गया, और एक H हमारा नीचे हो गया, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे बना, सारी चीज बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल की चीज समझो कि CH4 इज द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसमें देखो C मतलब कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर जो कंपाउंड बना रहे हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे, उनका नाम कैसे रखते हैं, उसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स का कैसे नाम रखा जाता है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर है, ठीक। कार्बन कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स तुम्हारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे CO2 इज ऑल्सो ए कार्बन कंपाउंड। फिलहाल जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का कैसे नाम रखा जाता है, ठीक है, वो सिखाऊंगा। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन समझ आया, ठीक है, कार्बन कंपाउंड समझ आया, हाइड्रोकार्बन समझ आया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखो, तुमको एक चीज सीखनी जरूरी है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता, प्रॉब्लम आती है, वो एक चीज समझो। फिलहाल अभी मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि देखो, बेसिक चीज, जैसे हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे, ठीक है, उसको हम एटम्स कहते हैं। ये जो एटम्स होते हैं ना, अगर इसके अंदर हम जाएं, एटम्स के अंदर अगर हम जाएं, तो एक न्यूक्लियस होता है हमारा बीच में, और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स होता है, बीच में सन होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वैसे ही बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, गोल 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सारे एटम्स का स्ट्रक्चर होता है। सेम किसका स्ट्रक्चर होता है? कार्बन का भी ऐसी स्ट्रक्चर होता है। कार्बन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके भी एटम्स होते हैं। तो जैसे और एटम्स का स्ट्रक्चर होता है वैसे कार्बन का भी स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको मेन चीज ये समझनी है कि देखो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती है ऐसे करके, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं। अब हमारी बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, ठीक है, ऐसे 3-4 ऑर्बिट्स होती है इसके बाद, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। अब देखो, मेन कार्बन का समझो, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट को हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, इनको हम शेल्स भी कहते हैं। तो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शंस होती हैं हमारी केमिस्ट्री में, जितनी भी रिएक्शन हमारी होती हैं वो किसकी वजह से होती है, जो हमारे बिल्कुल बाहर वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से रिएक्शंस होती हैं सारी। ठीक है, तो वो ही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्शंस के लिए। तो वो बहुत मेन और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एकदम बाहर वाले शेल में होते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अब मैंने बहुत बार बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर तुम सिंपल ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है बीच में, इसके अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो। प्लस चार्ज जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं गोल गोल, वो कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, ज्यादातर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे उस एटम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6 होंगे। अभी मैंने बताया जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन अगर 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे ना उसमें। ठीक है, अब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये जो बाहर मैंने शेल्स बताए ना, अलग अलग शेल्स, इसमें हम अरेंज करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब अरेंज कैसे करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को हम अंदर वाले शेल्स में डालते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर वाले शेल्स में डालते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, देखो इसका रूल होता है जो कि छोटी क्लास में भी होता है। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर हमको फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सीटें खाली रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन को तुम डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। जैसे बस में सीटें खाली रहती है उतनी बैठ सकते हैं, ऐसी अंदर वाली ऑर्बिट में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उससे बाहर वाली ऑर्बिट में तुम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको भर सकते हो। उससे बाहर वाली एक और ऑर्बिट होती है, उसमें तुम एक और उसमें भी तुम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 8 8। ठीक है, इससे बाहर वाली ऑर्बिट होगी तो उसमें तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। लेकिन यहां पे हम अभी कार्बन की बात कर रहे हैं, सारे और दूसरे एलिमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे, खाली कार्बन की कर रहे हैं, क्योंकि हमको नॉमेनक्लेचर ही किसका करना है, हाइड्रोकार्बन का करना है ना, तो हम खाली उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जैसे मैंने बताया था। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने ही होंगे हमारे, प्रोटॉन हमारे 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने होंगे, 6 ही होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना है ऑर्बिट में, तो कैसे करेंगे, देखो बीच में न्यूक्लियस, बाहर एक शेल, उसके बाहर एक दूसरा शेल, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं। तो मैंने अभी भी बताया कि जो अंदर वाला शेल होता है उसमें खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन में से, ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाले शेल में आ जाएंगे, 1 और 2। और अब कितने बच गए, 2 अंदर आ गए, 6 में से कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, अभी बाहर वाले शेल में आ जाएंगे। 4 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो अब इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाहर वाले शेल में। ठीक है, अब ये ही 4 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वो ही तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग। ठीक है, तो अब हमको इसमें मेन चीज ये बतानी है कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब इसमें मेन चीज देखो क्या होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अभी इसमें जगह बची है, कितनी जगह बची है, 8 आ सकते हैं, 4 हो गए, फिर 4 की और जगह बची है, 4 की और जगह बची है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 कैसे फिलअप कराएं। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, अगर जिनको नहीं पता एक और चीज मैं बता दूं कि
एटम को हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब उसको एकदम कंफर्टेबल रहना है, जैसे हमको रहना होता है ना, हमको चाहिए कि हाँ भाई हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके हम क्या हो जाए, सेटल हो जाए बढ़िया, हमको कुछ पैसे वैसे सही हो। तो वैसे ही एटम का क्या होता है कि उसको भी चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल तो या तो पूरा फिलअप हो, सारे के 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो, या तो आउटर मोस्ट शेल हो ही ना, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ों में स्टेबल रहेगा, खुश रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल फिलअप रहते हैं, तो वो रिएक्शन ही नहीं करते क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ है उनके पास, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, तो अब क्या ज़रूरत है उन्हें, और आराम करते हैं बिल्कुल, उनको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन वही एटम्स करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल खाली रहते हैं, वो उनको कहते हैं अनस्टेबल एटम्स, वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका आउटर मोस्ट शेल क्या हो, भरा हो, या तो पूरा खाली हो। दो शर्तें होती है। अब देखो यहां पे या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, हटा सकता है, हटा देगा तो बाहर वाला शेल चला जाएगा, तो उस केस में भी ये स्टेबल हो जाएगा। या तो दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, गेन कर ले, तो उस केस में भी इसका बाहर वाला शेल क्या हो जाएगा, पूरा फिलअप हो जाएगा, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो दो चीजें कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को हटा दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, दो काम कर सकता है, ठीक है। अब कार्बन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को हटा भी सकता है तभी भी स्टेबल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है तभी भी स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस कर सकता है, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है, दोनों तरीके से कर सकता है स्टेबिलिटी प्राप्त। तो इसलिए जो हमारे नेचर में होते हैं कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो इसमें मेन चीज ये है, हमको क्या पता लगा कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसी की वजह से ये रिएक्शंस करता है, ठीक है। अभी मैंने ये सारी चीजें तुम्हें बेसिक समझाई, सारी बेसिक इसलिए समझाई क्योंकि ये पता होनी जरूरी है थोड़ी। मैं बहुत सारे एटम्स में नहीं जा रहा, अभी दूसरे तरीके के एटम्स भी होते हैं, ऐसे ही तुम उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को तुम एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग ऑर्बिट में। उस टॉपिक में मैं कभी और सही से डीपली बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना मैंने इसलिए बताया क्योंकि नॉमेनक्लेचर के लिए थोड़ा सा जरूरी है तुम्हें जानना कि कार्बन के एटलीस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब भी वही होता है, वैलेंस में तुम कंफ्यूज मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, या वो इलेक्ट्रॉन जो कि तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ओके। आउटर मोस्ट शेल में जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेन चीज ये, ठीक है, इतना तुमको पता लग गया। अब तीसरी चीज तुमको समझनी जो जरूरी है नॉमेनक्लेचर से पहले, ठीक है, वो समझनी जरूरी है तुम्हें टर्म्स कुछ, ठीक है, या फिर तुम इसको कहो टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, इंग्लिश की टर्म्स हो, तुम्हें याद रखनी है, सिर्फ लर्न करनी है, ठीक है। वो मैं जैसे जैसे बताऊंगा, ठीक है, वैसे लर्न करनी है, और वैसे तो तुम्हें लर्न हो जाएगी, जैसे जैसे मैं आगे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, वैसे वैसे तुम्हें लर्न हो जाएगी, जैसे जैसे मैं नाम बनाने स्टार्ट करूंगा तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहली चीज याद रखना, पहली चीज, अगर एक ही कार्बन एटम है तुम्हारा, सिर्फ एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो उस केस में तुम इसको कहते हो, याद रखना, ठीक है, याद रखना टर्म, उसको हम कहते हैं मेथ, मेथ, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें तुम्हारा एक ही कार्बन एटम है उसको कहते हैं मेथ, ठीक है। जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए, उसको हम कहते हैं एथ, एथ याद रखना है, मैथ एथ याद रखना है, ठीक है। एक कार्बन एटम है तो मैथ, 2 कार्बन एटम है तो एथ, आपस में जुड़े, ये बॉन्ड है बीच में इनके, बॉन्ड मतलब जो इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं उसको हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है एक तरीके से, कार्बन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों ने शेयर करा, ये बॉन्ड बन जाता है। अभी सिंपल इसको याद रखो कि बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो कि इनको जोड़ के रखता है। तीसरा, अगर 3 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉप, उसको कहते हैं प्रॉप। अगर 4 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े, 1 2
3 और 4, उसको हम कहते हैं ब्यूट। इसको बट मत पढ़ना, इसको कहते हैं ब्यूट, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े, 1 2 3 4 और 5, इसको हम कहते हैं पेंट, इसको हम कहते हैं पेंट। ओके, ऐसी अगर 6 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े, जैसे वो 1 2 3 4 5 और 6, इसको हम कहते हैं हेक्स, इसको कहते हैं हेक्स, ठीक है। ये मैथ और एथ अलग है, मैथ एट प्रॉप ब्यूट ये अलग है, पेंट हेक्स ये सब मैथ्स के होते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी तुम पढ़ते हो पेंट हेक्स, तो 7th फिर पढ़ते हो तुम सेप्ट, सेप्ट किसको कहते हैं 7 को। तो अगर 7 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हो, 1 2 3 4 5 6 और एक और जुड़ गया 7 कार्बन एटम अगर आपस में जुड़े हो तो उसको हम कहते हैं सेप्ट। ऐसी 8 जुड़े हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, ठीक है। वैसे तुम्हारे 6 तक आते हैं तो 6 तक मेनली याद रखना, इसके आगे तुम हो तो कर सकते हो सेप्ट ऑक्ट ये सारे, ठीक है। 8 को ऑक्ट, वैसे हेक्स तक मोस्टली पूछते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें पता लगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब देखो, अब इसको याद रखने के बाद तुम एक चीज़ समझो, मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था स्टार्टिंग में अभी, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैंने एक वर्ड तुम्हें बताया था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मैंने बताया था, जो कि मैंने बोला था हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना तुम्हारे, वो 3 टाइप के होते हैं, याद रखना। पहला क्या होता है, पहला होता है एल्केन्स, ठीक है। दूसरा होता है एल्कीन्स, ठीक है। तीसरा होता है तुम्हारा एल्काइंस, एल्काइंस, ठीक है। इसको कहते हैं एल्केन, इसको कहते हैं एल्कीन, इसको कहते हैं एल्काइंस, ठीक है। ये 3 तरीके के तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो एल्केन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हो। एक बॉन्ड क्या होता है, जो 2 कार्बन एटम को जोड़कर रखता है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड। इसको तुम एक तरीके से ये भी मान सकते हो, एक रोप है जो कि 2 एटम को जोड़ कर रखी है, वैसे ऐसा कहना मतलब कि रोप है, ये उसको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो अब एल्कीन्स में क्या होता है, एल्कीन्स में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स होते हैं आपस में जो जोड़ के रखते हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हाइड्रोकार्बन में बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो, एल्केन्स में एक बॉन्ड बनता है, एल्कीन्स में 2 बॉन्ड बनते हैं, ये 2 बॉन्ड आपस में इनको जोड़ के रखते हैं। एल्काइंस में क्या होता है, 3 बॉन्ड्स बनते हैं, इन 2 एटम्स को, कार्बन एटम्स को 3 बॉन्ड्स आपस में जोड़ कर रखते हैं। तो एल्केन में 1, एल्कीन्स में 2 और एल्काइंस में 3 बॉन्ड आपस में जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको एल्केन का नॉमेनक्लेचर बताता हूं, एल्कीन और एल्काइन का भी सेम ही होता है बस, ठीक है, एक वर्ड का अंतर होता है और सब सेम होता है इसमें, ठीक है। अभी एल्केन का देखते हैं, सबसे पहले एल्केन का, एल्केन्स का, एल्केन का देखते हैं, ठीक है। एल्केन मतलब अभी बताया, ऐसे कार्बन एटम्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्केन, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा सबसे पहले एक ही कार्बन एटम है, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, और मैंने अभी तुम्हें एक चीज समझाई थी कि कार्बन को देखो, यहां पे मैंने एक चीज समझाई थी कि कार्बन को अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 होने चाहिए ना बाहर, 4 फिलअप है, 4 और चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिलअप करने के लिए। तो ये क्या करता है ना कार्बन, कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कार्बन यहां पे किससे बॉन्ड बनाएगा,
हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो अभी हम सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन के ही बॉन्ड बनाएंगे, उसके ही नाम लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन का ही नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एल्केन्स का मतलब क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ तो वैसे भी सिंगल ही बनाता है। अभी तो यहां पे सिंपल एक ही कार्बन है, तो सबसे पहले फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि अगर एक कार्बन एटम होता है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा 4 बॉन्ड? क्योंकि इसको आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से लेगा और अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा बाहर का, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन से लेगा, इस वाले हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से इससे, एक हाइड्रोजन से इससे और एक हाइड्रोजन से इससे। तो एक कार्बन एटम चारों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो पहला ये कंपाउंड बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना। अभी हम एल्केन का पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब इसका नाम क्या होगा? मेन आता है नॉमेनक्लेचर। क्या नाम होगा इसका? देखो मैंने तुम्हें ये बताया था, क्या बताया था? एक कार्बन हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मेथ, बताया था, मेथ। अब यहां पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मेथ, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या लग रहा है पीछे? एल्केन है ना, एल्केन। तो इसके आगे क्या लग रहा है? इसके आगे लग रहा है एन। एल्केन के बारे में पढ़ रहे तो हम क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। यहां पे अब जब हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे तो ईन लगा देंगे पीछे, ई एन ई, ईन लगा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? इसके पीछे लग जाएगा एन, क्योंकि हम एल्कीन सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं मीथेन। इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। जब सिंपल होता है, जब हम खाली टर्मिनोलॉजी याद करते हैं, इसको कहते हैं मेथ, इसको कहते हैं मेथ, मेथ। और यहां पे एन लग के क्या हो जाएगा? मीथेन, इसको कहेंगे मीथेन। वैसे ही अगर हमारे 2 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हो, एक और दो कार्बन एटम्स आपस में जुड़े, देखो एल्कीन के बारे में पढ़ रहे तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, एक ही बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है। तो इसका नाम कैसे होगा? अब देखो, अगर इसमें H लगाएंगे तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कितने और हाइड्रोजन की जरूरत है? देखो कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। लेकिन ये एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है इस वाले कार्बन के साथ। अब इसके पास कितने बॉन्ड खाली बचे? देखो 4 बना सकता है, एक इसने बना दिया, 3 बचे, तो 3 ये किसके साथ बना लेगा? H के साथ बना देगा। 1H, 2H और 3H बना देगा। यहां पे भी क्या कर देगा? 1H, 2H और 3H, 3H ये बना दे, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या बना दिया? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, और 3H यहां जुड़ गए, 3H यहां पे जुड़ गए। अब देखो, अब जब हमारे पास कार्बन के 2 एटम्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन के 2 एटम्स होते हैं, तो तब हम क्या बोलते हैं? एथ, एथ बोलते हैं, ठीक है। ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये तीनों में काम आएंगे तुम्हारे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के नॉमेनक्लेचर में तो सेम ही रहेगा सब। तो खाली इतना याद रखना है, 2 कार्बन एटम है तो क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? एथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? एन, पीछे क्या लग जाएगा? एन, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो पीछे लगता है, जो नाम, जो 3 ये जो अक्षर पीछे लगे, इसमें भी 3 अक्षर जो पीछे लगे, एन, इसको हम कहते हैं सुफिक्स, सुफिक्स, इसको कहते हैं सुफिक्स। सुफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर तुम्हारा कार्बन के 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स, तो हम कैसे करेंगे? देखो ये कार्बन है, एक तो इसके साथ ऑलरेडी बना चुका है, 4 बना सकता है, एक बना दिया, कितने बचे? 3H बचे, 3H के साथ बना देगा, 1 2 3। अब बीच वाले कार्बन को देखो, एक इसने इसके साथ बना लिया, एक इसने इसके साथ बना लिया, तो 4 बना सकता है, 2 ये बना चुका है, तो अब कितनी जगह बची? 2 की बची, तो 2 ये किसके साथ बना लेगा? H के साथ बना लेगा। वैसी C फर्स्ट वाला, देखो एक इसने इसके साथ बना लिया, अभी 3 जगह बची हैं इसमें, एक बना लिया, 4 में से 3 बचे, तो 1H, 2H और
3H, ये बना दिया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CH कितने इसमें 1 2 3 CH3। ठीक है, CH कितने 1 2 3 तो CH3। अब एक और बार C है तो C कितने H हैं? 2H हैं, CH2। अब एक और बार C कितने H हैं? CH कितने 3 CH3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो अब ये क्या बना? देखो 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? यहां पे देखो 3 कार्बन अगर एटम्स होते हैं तो उसको कहते हैं प्रॉप कहते हैं। तो प्रॉप कहते हैं तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे प्रॉप लिख दिया हमने। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे हम? इसके पीछे लगाएंगे हम एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। वैसे ही अगर 4 कार्बन एटम्स हो तो हमने क्या करा? C और C, 4 कार्बन एटम्स है। C 4 कार्बन एटम्स है तो कैसे लगाएंगे? देखो C एक इसने इसके साथ बना लिया, 3 बच गए तो CH H और H। अब C 2 इसके साथ बना लिए, 4 में से 2 बना लिए, कितने बचे? 2, एक H ये, एक H ये। वैसे C 2 इसके साथ बना लिए, कितने बचे? एक H ये और एक H ये। ठीक है, वैसे एक इसके साथ बना लिए, कितने बचे? 3 H बचे, तो H H H ऐसे आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? C H कितने 3 H3, यहां पे C H कितने 2 H2, यहां पे कितने C कितने H है 2 तो H2, यहां पे कितने C कितने H है 3 H3 CH3। ठीक है, तो ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कितने कार्बन एटम्स है? 4। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्यूट। इसको पढ़ते हैं ब्यूट, बट मत पढ़ना, ब्यूट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। और पीछे क्या लग जाएगा जो सब में लग रहा है? एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पे क्या लग जाएगा? एन, पीछे से एन आ जाएगा तो यहां पे क्या लग जाएगा? एन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे 5 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स अगर हमारे 5 कार्बन एटम्स तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? 5 को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था 5 को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन एटम 5 जो होते हैं उसको कहते हैं हम पेंट। ठीक है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे पेंट और पीछे क्या लगा देंगे? इसमें पीछे लगा देंगे हम ये एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेंट एन। ठीक है, वैसे 6 कार्बन एटम्स हैं। अब मैं H नहीं लगा रहा, H बहुत लंबा हो जा रहा लगा H तुम खुद ही लगा लेना, तुमको पता लगे कैसे H लगाना है। 6 में देखो 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं? 6 को हेक्स, HEX हेक्स। उसके आगे क्या लगा दो? एन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था? ऐसे तुम सेप्टेन भी कर सकते हो, आगे ऑक्टेन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हेक्सेन तक ही मोस्ट प्रोबेबली आएगा, तो तुमको यहीं तक ही करने की जरूरत है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने एल्केन्स के बारे में। ये थे सारे तुम्हारे एल्केन्स जिसके पीछे एन लगता है। अब सेकंड वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी हो गई वीडियो, 30 मिनट की हो गई लगभग शायद। तो ये जो तुम्हारा एल्कीन है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो वो छोटी वीडियो होगी, क्योंकि ये इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बन गई क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा तुमको शुरू में बेसिक भी बताया। अब दूसरे वाले बेसिक नहीं बताऊंगा, खाली एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताऊंगा, तो छोटी वीडियो होगी। तो इसमें देखो एल्कीन जो है तुम्हारा, एल्कीन के पीछे सिर्फ ईन लग जाएगा, एल्काइन के पीछे सिर्फ याइन लग जाएगा। वो मैं बताऊंगा, वो जल्दी समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो एल्कीन तुम्हारा भी कवर हो गया। तो ये था तुम्हारा नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर, कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छी बात है, इसको देख लेना, आलस मत करना, पूरा देखना। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो आके। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो, और प्रैक्टिस करो अच्छे से। एग्ज़ाम आने वाले, बोर्ड के एग्ज़ाम, अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो क्वेश्चंस करो अच्छे से, और जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना क्लास में। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।